नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर, और इसी के अंतर्गत हमारी इसी जो प्रश्न पत्र हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो है द्वितीय इकाई। द्वितीय हिंदी भाषा शिक्षण और आकलन। हिंदी भाषा शिक्षण और आकलन को लेकर, और इसी हिंदी भाषा शिक्षण और आकलन के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है मातृभाषा हिंदी शिक्षण का महत्व। साथियों, इस प्रकरण के विषय में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी अध्ययन किया है, और इसकी जो तकरीबन 14 जो पॉइंट है, 14 जो मतलब बिंदु हैं, और हिंदी भाषा शिक्षण के जो महत्व को लेकर 14 बिंदुओं में इसका वर्णन किया गया है। तो इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में हमने करीबन 10 तक की बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। और साथियों, इसी प्रकरण के जो हिंदी मातृभाषा हिंदी शिक्षण का जो महत्व है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिंदु नंबर 11 का। तो साथियों, इससे पहले के बारे में एक बार मैं फिर से एक मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा जो हमारी जो भारतवर्ष के 60% भूभाग पर बोली जाती है, और इस भारतवर्ष के 60% भूभाग पर जो हिंदी भाषा का जो प्रचलन है, लेकिन उसको बोलने वाले, हिंदी को मातृभाषा मानने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको लिखने वाले और अपने हिंदी का मातृभाषा में कामकाज करने वाले लोग जो हैं वो भारत राष्ट्र में करीबन 75% है। 75% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को मातृभाषा के रूप में पूर्णतः स्वीकार कर चुके हैं। तो हिंदी हमारे संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है, और इसके प्रचार एवं प्रसार को लेकर हमारे संविधान की जो भाग 17 और अनुसूची 8वीं और 8वीं अनुसूची का अनुच्छेद 343 से 351 तक का जो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि मातृभाषा जो हिंदी है उसके प्रचार और प्रसार को लेकर हम भारतीयों को व्यवस्था करनी चाहिए, और उसके अनुबंधों के अनुसार इसके प्रचार एवं प्रसार को लेकर, इसको आगे बढ़ाने के लेकर, या इसको मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए इसकी शब्दावली में समय समय पर परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर, और प्रकरण का जो 11वां बिंदु है वो किस बात की सिफारिश करता है, आइए हम पढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। साथियों, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। अब ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन इस प्रकार से है साथियों कि जैसे मान लीजिए बालकों का जो वर्तमान में बालक पढ़ रहे हैं, तो मातृभाषा हिंदी है या कोई भी मातृभाषा हो सकती है। तो हिंदी में जब हम जो अपने परिवार से, अपने माता पिता से जिस भाषा को हम सीख कर आए हैं, उस भाषा में कुछ भी बातें या विचार को समझने में हमें आसानी रहती है। तो हमें जब ये बिंदु ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदी भाषा में, मातृभाषा में दिया गया ज्ञान एक स्थायी और हमें समझने और समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में बहुत ही सहज और सुलभ नज़र आता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारी जो सामाजिक विरासत है या हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी दी गई है, तो उसे संजोए रखने में, उसे संभालने में एवं उसके प्रचार प्रसार में हमें सुविधा होगी, क्योंकि मातृभाषा में लिखी गई वैसी वस्तु को हम शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एवं दूसरों के प्रति या मतलब अन्य व्यक्तियों के समक्ष हम अपने भावों का, अपनी मातृभाषा में छिपे उन भावों को बिल्कुल से हृदयता के साथ में संप्रेषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है। हम सामाजिक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकते हैं। अब अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो बिंदु है शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में भी साथियों भाषा का महत्व है, क्योंकि शिक्षण कार्य जब हम करवा रहे हैं तो
बिना मातृभाषा के हम शिक्षण कार्य को हम इतना मतलब सही तरीके से और एवं एक प्रमाणित तरीके से नहीं करा सकते हैं। आपने देखा होगा साथियों कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, बाल केंद्रित शिक्षा पर अपना जो ध्यान केंद्रित कर रही है एवं इसके ऊपर कानून भी बनाए गए हैं। एवं जैसे जो भाषाविद हैं, शिक्षाविद हैं, उनका कहना भी है कि बालकों का प्राथमिक शिक्षण उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था है वो इसी बात की आधारशिला को बताती है कि बालकों का जो मातृभाषा शिक्षण है, प्राथमिक शिक्षण है या प्राथमिक स्तर का जो शिक्षण है बालक का सीखने से सिखाने के लिए, उसमें मातृभाषा सर्वोपरि होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा ही मातृभाषा में होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी जो शांति निकेतन उनका जो संस्थान है उसमें ये बात कही गई है कि मातृभाषा को बालक की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें मातृभाषा को शामिल करना चाहिए। और इसी तरह से स्वामी विवेकानंद भी ये कहते हैं कि बालकों का जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षण है वो प्राथमिक मातृभाषा में या उसकी जो परिवार से सीखकर आया है, जिस परिवेश से सीखकर आया है उसी भाषा में उसे प्राथमिक शिक्षण कराया जाए। तो कह सकते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का शिक्षण मायने रखता है। और 13वां बिंदु यहाँ पर ये सिफारिश करता है सामाजिक जीवन में भाषा का महत्व। सामाजिक जीवन में भाषा का महत्व है कि जब बालक कोई आचरण करता है, समाज में रहता है, अपने परिवार से निकलकर, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। परिवार से जब बालक निकलकर विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका सामाजिक दायरा है बालक का बढ़ता है। जब बालक का सामाजिक दायरा बढ़ता है तो समाज में रहकर वो मित्रता, अच्छे बुरे गुणों, सही गलत की पहचान करना सीखता है। और विद्यालय में आते आते वो अपने समाज का दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, मित्रों के साथ में, अपने अध्यापकों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में या अन्य कक्षा के छात्रों के साथ में उसकी मित्रवत व्यवहार होता है। और वो सामाजिकता की जो एक पाठशाला है की तरह वहाँ पर वो सीख जाता है। धीरे धीरे वो अपनी जो शिक्षण व्यवस्था को जारी रखता है और आगे बढ़ता है। उच्च शिक्षा में वो प्राप्ति करता है, उसके बाद में समाज में उसको एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो जाता है और समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना उसके मन में जागृत होती है। तो कहते हैं कि बालक का बिल्कुल जो सामाजिक दायरा होता है वो परिवार से शुरू होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाषा यदि बालक की जितनी अच्छी होगी समाज में उसको उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिल्कुल मैंने उदाहरण भी दिया था पूर्व में कि जो व्यापारी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, अच्छी वाणी का इस्तेमाल करेगा तो उसका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा कहलाएगा। और जब लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा कहलाएगा तो व्यापारिक संबंध भी उसके उतने ही मजबूत होंगे और उसके ग्राहक उसको उतना ही पसंद करेंगे और उससे ही मतलब अपनी वस्तुएं या दैनिक जीवन की वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। और वो एक समाज में वो व्यापारिक प्रतिष्ठा का पात्र भी बनेगा क्योंकि उसकी अपनी भाषा अच्छी है। भाषा का महत्व वो जानता है कि अच्छी भाषा हमेशा हर किसी को एक लुभान्वित करती है। तो अगला जो बिंदु साथियों हमारे समक्ष है वो है हिंदी शिक्षण प्राप्ति का मुख्य आधार। हिंदी हमारी जैसे मातृभाषा भी है साथियों, तो हिंदी शिक्षण प्राप्ति का मुख्य आधार। तो मुख्य आधार में हम इस बात का चिंतन कर सकते हैं कि हम अपने हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस मातृभाषा में हम अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं, अपनी बात को जो अपने भावों, मन में उठने वाले भावों को किसी अन्य व्यक्तियों के सामने संप्रेषित कर सकते हैं। तो जितनी हम अपने विचारों का प्रकटीकरण मातृभाषा में कर सकते हैं उतना किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी शिक्षण प्राप्ति का जो मुख्य आधार है शिक्षण। यदि हम शिक्षण व्यवस्था में कदम रखते हैं तो हमारे हिंदी शिक्षण को सिखाने का मुख्य आधार हमारा मातृभाषा है, क्योंकि मातृभाषा ही हमारे विचारों को आगे बढ़ाती है। और इस मातृभाषा के माध्यम से ही हम अपने अन्य विषयों की ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं और मातृभाषा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहीं न कभी हमारे लिए एक मानक भाषा का कार्य भी करती है।
तो हमें मातृभाषा को समझना चाहिए और इसी में शिक्षण व्यवस्था को कराने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने समझने का प्रयास किया ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन, शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का महत्व, सामाजिक जीवन में भाषा का महत्व और हिंदी शिक्षण प्राप्ति का मुख्य आधार। ये हमारे 4 बिंदु थे जो हिंदी जो मातृभाषा हिंदी के महत्व को दर्शाते थे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।